वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर। कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की क्लास, जिसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ये जो क्लासेस होंगी, ये क्लासेस आपके लिए जो वन डे एग्जामिनेशन होते हैं, वन डे का मतलब जो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षाओं में जो जीएस का पेपर पूछा जाता है, जो सामान्य अध्ययन का पेपर पूछा जाता है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कभी कभी परीक्षाओं में आप देखते होंगे 1 से 2 क्वेश्चन या 10 से 12 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आ जाते हैं, है ना। तो उसके लिए ये उन बच्चों के लिए ये क्लासेस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। और ये क्लासेस वो सभी बच्चे कर सकते हैं जो बच्चे आईएएस और पीसीएस की तैयारी ना कर रहे हो। आईएएस पीसीएस में थोड़ा सा लेवल उठ जाता है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का जो स्तर है, वो जो स्तर हम पढ़ाएंगे उससे थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो काफ़ी हम बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे, काफ़ी छोटे छोटे स्तर से स्टार्ट करेंगे। और दूसरा ये है कि जो इसमें भाषा होगी हमारी इकोनॉमिक्स में, वो भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी होगी। ज़्यादातर भाषा हमारी इंग्लिश ही होगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हिंदी में अनुवाद काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए आप प्रयास करेंगे कि उसका जो मतलब है, आप इंग्लिश मतलब वो शब्द आप इंग्लिश में ही सीखें और उसका मतलब आपको सिखा दिया जाएगा। उसका क्या मीनिंग होता है, उसका क्या अर्थ होता है, वो हिंदी में बता दिया जाएगा। आप अपने परीक्षा में उसको इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को, और उसके हिंदी भी बताए जाएंगे, लेकिन हिंदी काफ़ी क्लिष्ट होती है। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि द्विभाषी सीखें, दोनों भाषाओं में सीखें। इकोनॉमिक्स इंग्लिश में आसान होती है। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स अपने स्क्रीन पे, इकोनॉमी अर्थशास्त्र। तो अब आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स के डिफिनीशन से हम चलते हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स में हम उन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो कि हमारे अर्थ से जुड़े हुए होते हैं। अर्थ का मतलब होता है, देखिए हिंदी में होता है अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। तो धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती हैं, धन से जुड़े हुए जो भी क्षेत्र होते हैं, उनका जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। तो देखिए, अभी इसका मतलब क्यों होता है, क्यों हम धन से जुड़ी हुई समस्याओं को पढ़ते हैं, क्यों हम धन से जुड़े हुए चीज़ों को पढ़ते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम डिफिनीशंस को देखेंगे, हम परिभाषा को देखेंगे। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। तो ध्यान रखिएगा, जो अर्थशास्त्र है वो सोशल साइंस का एक क्षेत्र है, सोशल साइंस का एक विषय है, ठीक है ना। सोशल साइंस की एक शाखा है। सोशल साइंस का मतलब जो व्यवहारिक आपका अध्ययन होता है। व्यवहारिक अध्ययन में आपके भूगोल आ गया, आपकी भूगोल थोड़ा बहुत टेक्निकल में भी आ जाता है, और आपकी इतिहास हो गई, आपकी सामाजिक आपका सोशल साइंस हो गया। सोशल साइंस में आपकी सोशियोलॉजी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, ये सारी आपकी सामाजिक विज्ञान है, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो उसमें अर्थशास्त्र भी आ जाता है। अर्थशास्त्र मतलब एक व्यवहारिक जीवन में जो आप जितने भी विषयों को पढ़ते हैं व्यवहारिक जीवन को सीखने के लिए, उसमें अर्थशास्त्र ही आता है। तो आइए देखते हैं, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन। अब देखिए, जो वस्तुएं होती हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए कोई आपके मैगी बन रहा है, कोई अनाज उग रहा है, कोई गाड़ी बन रही है, ठीक, ये वस्तुएं हो गई। और सेवाएं हो गई, जैसे मान लीजिए कि आप जा रहे हैं कहीं, डाक सेवा ले रहे हैं, कहीं पिक्चर देख रहे हैं, कहीं किसी अध्यापक से पैसा देके पढ़ रहे हैं, ठीक। वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। उसका कैसे वितरण किया जाए, उसका कैसे विनिमय किया जाए, विनिमय मतलब लेन देन होता है, और उसका उपभोग कैसे होता है, उसी का अध्ययन को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया अर्थ का मतलब जो पैसे से जुड़े हुए होते हैं, उसी का अध्ययन होता है। देखिए, इन सभी जो वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, उनके उत्पादन में पैसा लगता है, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि कैसे इन जैसे कि आपने देखा होगा, पहले पढ़ा होगा कि अर्थशास्त्र का मतलब कि पैसा होता है, लेकिन अभी आप यहाँ पढ़ रहे हैं कि वस्तुएं, सेवाएं। तो इन सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में, इन सभी वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान में कहीं न कहीं पैसे का लेन देन होता है।
बिना पैसे के कोई आपको गाड़ी नहीं दे सकता। बिना पैसे का आप कहीं जाके मैगी नहीं खरीद सकते बाहर। बिना पैसे का जाके आप खाना नहीं खा सकते। ठीक, तो जहां भी आप पैसे का लेन देन से चीज़ों को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या एक दूसरे को दे रहे हैं, वही अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसका अध्ययन आता है कि कैसे कैसे उस चीज़ का उपभोग होगा, कैसे उस चीज़ को खरीदा जाएगा, है ना। तो उसी के लेन देन को, उसी के मैनेजमेंट को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र शब्द का संस्कृत शब्द में अर्थ है धन, और शास्त्र की संधि से बना है। मतलब कि अर्थ और शास्त्र की संधि से बना है अर्थशास्त्र। शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन किसी भी चीज का, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। तो देखिए, धन का अध्ययन ये हो जाता है कि क्यों जो भी ये सब वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के आदान प्रदान बिना धन के पॉसिबल नहीं, बिना धन के संभव नहीं है। इसीलिए इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र, धन का अध्ययन। और इंग्लिश में भी हम पढ़ देते हैं, इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस की वह शाखा है, ठीक है ना, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के, गुड्स मतलब होता है आपका वस्तुएं, और सेवाएं मतलब होता है सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं के प्रोडक्शन, उत्पादन में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके कंजम्पशन में कैसे किया जाए, उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इट स्टडी हाउ इंडिविजुअल, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट एंड नेशन मेक चॉइस एंड हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज। मतलब कि इन जो भी वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उन सेवाओं का हम कैसे चॉइस करें, कैसे हम चुनाव करें, उनका उपभोग कैसे करें, उसको हम एलोकेट कैसे करें। एलोकेट मतलब मान लीजिए कि हमारे पास कई सारी वस्तुएं हैं, तो उन वस्तुओं में से किसको हम चुने, ठीक ना, उसी का अध्ययन इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग बेस्ड ऑन कंजम्पशन, दैट ह्यूमन एक्ट with rational behavior seeking the most optimal level of benefit and utility। मतलब कि अभी आप ये जो डिफिनीशन लिखा गया, डिफिनीशन आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सामने तो लिख दिया गया है, लेकिन इस डिफिनीशन को एलोबरेट आप कम से कम 20 मिनट के लेक्चर में आपका हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो हमारे अर्थ पे जो है ना, अर्थ हमारा, तो अर्थ पे ह्यूमन बीइंग है, और जो भी ह्यूमन बीइंग कंजम्पशन करता है, कंजम्पशन मतलब जिसका उपभोग करता है किसी भी चीज़ का, तो वो उपभोग की चीज़ें सीमित है, ठीक है ना। तो उस सीमित चीज़ का कैसे उपयोग करें, इसी का अध्ययन इकोनॉमिक्स होता है ना। तो आइए देखते हैं, तो हम इकोनॉमिक्स का अध्ययन क्यों करते हैं और इकोनॉमिक्स होती क्या, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो जो इकोनॉमिक्स है, वाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को हम क्यों पढ़ें। तो अब देखिए, हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी पे हम ह्यूमन बीइंग रहते हैं, इंसान रहते हैं, ठीक है ना। और जो भी हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे हम क्या होता है कि हम इंसान अपने जीने के लिए हम चीज़ों का उपयोग करते हैं, चीज़ों का उपयोग करते हैं या उसका उपभोग करते हैं, है ना, उसको कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम मतलब खाते हैं, पीते हैं। गाड़ी है तो गाड़ी का उपयोग करते हैं जाने के लिए, साइकिल है तो साइकिल का उपयोग करते हैं आने जाने के लिए, नहीं तो किसी ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए, ठीक। तो अब देखिए, हम पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी पे जो भी संसाधन है वो पृथ्वी पे सीमित रूप में संसाधन है। मान लीजिए कि कोई किसान है, किसान के पास 1 एकड़ जमीन है, ठीक है ना। तो 1 एकड़ जमीन में मान लीजिए 20 कुंटल गेहूं उगा रहा है, तो क्या होगा कि 20 कुंटल गेहूं को उगाता है, तो किसान क्या करता है, उस 20 कुंटल गेहूं में कुछ खाता है, कुछ बेचता है, ठीक है ना, 1 एकड़ जमीन में। अब वो किसान चाहे कि नहीं, हम 1 एकड़ में हम 20 नहीं, हम 100 कुंटल उगाएंगे, तो नहीं उगा सकता ना, सीमित है ना, उसके पास सीमित संसाधन है ना, उसके पास खेत भी सीमित है, ठीक है ना। और उस 1 एकड़ जमीन की जो क्षमता है वो भी सीमित है, वो 20 कुंटल से ज़्यादा नहीं दे सकती। किसान रातों रात चाहेगा हम 100 कुंटल उगा ले, तो नहीं कर सकता ना। तो देखिए, उसी जमीन पे वो 20 से मान लीजिए कि बहुत कोशिश किया, मान लीजिए बहुत खाद अच्छा डाला, पानी अच्छा डाला, तो खाद और पानी अच्छा डाल के वो कितना उगा सकता है, 20 से 21 कुंटल ज़्यादा कर लिया, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा ना। तो बहुत अच्छा एफर्ट डाला, बहुत अच्छा मेहनत किया, तब जाके वो 21 कुंटल उगा लिया।
ठीक है ना। तो यही होता है कि इकोनॉमिक्स हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हम कितना अच्छा प्रयास करके, कितना इंटेलिजेंट चॉइस करके हम चीज़ों का उपयोग कर सकें। मान लीजिए वही वही 1 एकड़ ज़मीन है, तो आपने देखा होगा कि जो काफ़ी पिछड़े गांव होते हैं, जहाँ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, जहाँ जहाँ अभी भी कई जगह आप महाराष्ट्र के गांव में देखेंगे तो जहाँ ट्रैक्टर नहीं है खेत जोतने के लिए, ठीक है ना, वहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है। तो वहाँ के 1 एकड़ ज़मीन में, वहाँ के 1 एकड़ ज़मीन में और अपने यहाँ यूपी के 1 एकड़ ज़मीन में जो उत्पादन क्षमता होती है ना, बहुत अंतर होता है। वहाँ के 1 एकड़ ज़मीन में 1 कुंटल भी निकल जाए तो बहुत मुश्किल से माना जाएगा, कि बहुत अच्छा माना जाएगा। अपने यहाँ के 1 एकड़ में 1 कुंटल से ज़्यादा निकलता है, ठीक है ना। तो यही होता है कि भाई अब वो 1 एकड़ में क्यों नहीं अच्छा उत्पादन कर पा रहा है, उसके पास भी जमीन है, 1 एकड़ है, और हमारे यहाँ किसान के पास भी 1 एकड़ जमीन है। क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास संसाधन अच्छे नहीं है, ठीक है ना, पानी बढ़िया नहीं है, सिंचाई अच्छी नहीं है, जोतने के लिए ट्रैक्टर अच्छा नहीं है खेत जोतने के लिए, तो वो उत्पादन नहीं कर पाता है। ठीक है ना। तो यही इकोनॉमिक्स में यही आता है कि हमारे पास जो संसाधन है, संसाधन क्या है? खेत है, ठीक है ना। तो उस खेत का हम कैसे उस ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले सकें, क्योंकि हमारे पास वो संसाधन सीमित है, ठीक है ना। हम 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। अब जिसके पास मतलब कि मान लीजिए पैसा भी है तो वो 1 से 2 कर लिया, 2 से 3 कर लिया, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, ठीक। तो हमारे पास जितना संसाधन है, उस संसाधन में हम कितना अच्छा से अच्छा उत्पादन कर सकें, कितना अच्छा से अच्छा हम उपज ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, इसी के अध्ययन को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारे अर्थ पे, इसका मतलब यह है कि हमारे अर्थ पे रिसोर्सेज सीमित हैं। रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ हो गया आपको खेत हो गया, ठीक है ना, आपको हो गया मान लीजिए कि स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, ठीक, और फैक्ट्रियां हो गई, ये सब सारी सीमित हैं, ठीक है ना। हम एक हद से ज़्यादा हम फैक्ट्री नहीं लगा सकते किसी शहर में, ठीक है ना। मान लीजिए आपका बिहार का कोई सिवान जिला है, तो सिवान में एक हद से ज़्यादा हम फैक्ट्री नहीं लगा सकते, लोगों को भी तो रहना है, वहाँ खेती भी तो करनी है, ठीक है ना। तो उन्हीं फैक्ट्रियों से जो हमारे पास हैं, उनसे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम बेनिफिट ले सकें, इसी को अध्ययन को कहते हैं हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है ना। और अभी आपको मैंने बोला है कि जो भी इकोनॉमिक्स हम अंतर्गत पढ़ते हैं, वो इकोनॉमिक्स हमेशा पैसे से जो जुड़ा हुआ होता है, जो उत्पादन पैसे से जुड़ा हुआ होता है, उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक होता है कि हाँ कोई, हम मंदिर में जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, गरीबों को हम खाना ऐसे ही खिला रहे हैं, ठीक है ना, तो वो इकोनॉमिक्स के तहत नहीं आएगा, क्योंकि हम खाना खिला रहे हैं तो कोई हम पैसा नहीं ले रहे हैं उनसे, ठीक। मान लीजिए कि हम घर में अपने बेटी को पढ़ा रहे हैं या घर में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नहीं आएगा। हमारी जो मेहनत होगी वो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि हम उन बच्चों से पैसा नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। उसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, पैसे का लेन देन नहीं है, तो वो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नहीं आएगी। वो सारे ट्रांजैक्शंस, वो सारे लेन देन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएंगे जिसमें हम पैसे का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए अभी आपने देखा कि सीमित संसाधन थे, तो सीमित संसाधन में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें, इसी के समस्या को हम समझने के लिए इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। अभी हमने बोला रिसोर्स, संसाधन, ठीक ना, और डिजायर, इच्छा। देखिए अब देखिए क्या है, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे संसाधन क्या है, पृथ्वी पे मान लीजिए हमारे कोयला है, ठीक है ना, गैस है, नेचुरल गैस है, और उसके बाद से आपका ऑयल है, तेल है, तो सारे सीमित मात्रा में है, ठीक है ना। सीमित मात्रा में तो क्या है कि हमें इन सब चीजों का अपने जीने खाने के लिए उपयोग करना पड़ता है, अपने जिंदा रहने के लिए इन सभी संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, अब इसे मान लीजिए कि हमारे पास रिसोर्स तो सीमित है, लेकिन क्या होती है, हमारी इच्छाएं सीमित नहीं हैं, हमारी इच्छाएं असीमित हैं। तो देखिए क्या होता है, अभी क्या होता है, कोई मनुष्य क्या करता है, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पैसा हो जाए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा, मान लीजिए कि अभी कोई खबर फैल गई कि हाँ हमारे यहाँ पृथ्वी पे पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, तो क्या होगा, सारे के सारे लोग लूट मार कर देंगे, ठीक है ना। कहेंगे कि नहीं हमको दे दो, हमको इतना दे दो, आपस में कट मर जाएंगे लेने के लिए, है ना। उनकी इच्छाएं कभी नहीं खत्म होगी, ठीक। तो देखिए संसाधन क्या है, संसाधन हमारे यहाँ सीमित है, ठीक है ना, और इंसान की इच्छाएं क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है ना।
तो इसी इन्हीं इन्हीं अनलिमिटेड इच्छाओं में और लिमिटेड संसाधन में कैसे हम चुनाव करें, ठीक है ना। अपनी इच्छाओं को अपने इच्छाओं को और सीमित संसाधन को ध्यान में रखते हुए हम उस संसाधन में एक इतना अच्छा से अच्छा संसाधन हम निकालें, ठीक है ना, जिससे हमारे पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं उन सभी को संसाधन पहुंच जाए बराबर, ठीक है ना, कि हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएं, ठीक, और सारी लोगों की जरूरतें भी पूरी हो जाएं, ठीक। तो उसी को हम बोलते हैं, उसी को हम इकोनॉमिक्स के अध्ययन के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए क्या है, हमारे यहाँ देखो नेचुरल रिसोर्सेज है, यहाँ मान लीजिए कि आप यहाँ एनिमल के फॉर्म में हो गया, ठीक है ना, एनिमल का फॉर्म में हो गया, मान लीजिए खेती हो गया, खेती भी हमारे यहाँ लिमिटेड है, ठीक। और हमारे लाइव स्टॉक जो जानवर है वो भी जानवर ऐसा नहीं है ना कि अनगिनत काटते जाओ मारते जाओ, उनको जानवरों का ब्रीडिंग ना कराओ, ब्रीडिंग मतलब उनकी पैदावार ना कराओ तो सारे के सारे जानवर तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए एक क्या होता है, जंगल में ही जो जंगल के जानवर होते हैं वो उन्हीं की इच्छाएं सीमित होती हैं। एक शेर क्या करता है ना, कि शेर जब एक हिरन को मार के खा लेगा, पेट भर जाएगा, तो भले उसके सामने दूसरा हिरन ला के रख दो, नहीं मारेगा उसको, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। इंसान ही एक ऐसा जानवर कह लीजिए कि इंसान की इच्छाएं सीमित नहीं है, उसकी इच्छाएं असीमित हैं। अभी इंसान को दे दीजिएगा हाँ चिकन खाने के लिए चिकन भी खाएगा, अभी उसके सामने मटन आ जाएगा मटन भी खाएगा, भले पेट भरा हो। अभी पुलाव आ जाएगा पुलाव भी खाएगा। तो इच्छाएं इंसानी असीमित है, ठीक। अब देखिए ये क्रूड ऑयल हो गया, ठीक, तो इंसान चाहता है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल निकाल के कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले लें, ठीक। देखिए ये इंसान है, ये पैसे में खेल रहे हैं, आपको दिख रहा है ना, इनकी इच्छाएं असीमित है, ये पैसा ही पैसा चाहते हैं कि हम खूब तेल बेच के पैसा कमा लें, ठीक है ना, हम खूब अपना गाड़ी बेच के पैसा कमा लें, ठीक। लेकिन भाई अब एक हद से ज़्यादा तो नहीं बेच सकते ना, क्योंकि भाई हमारी पृथ्वी के हमारे संसाधन भी सीमित है। भाई मान लीजिए तेल निकालेंगे, तेल तो भाई जमीन के अंदर ऐसा थोड़ी कि बन रहा है, बन गया है, सीमित मात्रा में तेल है। अब एक ही बार चाहेंगे सब कुछ करना तो नहीं कर पाएंगे ना भाई, सभी को अपने बारे में सोचना है, ठीक। अब यही तो नहीं ना सारा कर लेंगे, इनके बराबर में कोई और होगा, इनके बराबर में कोई और होगा, वो सभी चाहते होंगे करना, ये सभी की इच्छाएं उस पर हावी हो जाएं तो एक बार पृथ्वी खाली हो जाएगी, ठीक। तो इन्हीं इच्छाओं को और सीमित संसाधन को अध्ययन करने के लिए हम इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, इंसानी इच्छाएं। तो आइए देखते हैं हम, देखिए हाँ, तो देखिए अब क्या है, अब मान लीजिए कि क्या है कि इंसान की इच्छा है, डिज़ायर है, ठीक है ना। तो इंसान की इच्छा है, अब उस डिज़ायर को क्या है, डिज़ायर को पूरा करने के लिए, इंसानी इच्छा को पूरा करने के लिए, मान लीजिए कि हम एक इंसान है, आनंद शर्मा एक इंसान है, ठीक है ना। अब हमारी इच्छा होती है रोटी खाने के लिए, हमारी इच्छा होती है ब्रेड खाने के लिए, ब्रेड। तो ब्रेड क्या करेंगे, ब्रेड हम जब हमारी जब इच्छा होगी तो हमारी ब्रेड खाने की डिमांड होगी, है ना, डिमांड होगी। तो डिमांड होगी तो हम क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे, ठीक, मार्केट में जाएंगे, ब्रेड खरीद के लाएंगे, और ब्रेड खरीद के लाएंगे, उसके बाद से खा लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही हमारी इच्छा हुई तो हमारे अंदर एक डिमांड जनरेट हुआ, डिमांड मतलब मांग हमारे अंदर आई, हमारे अंदर एक मांग आई, ठीक। और मांग आई तो हम मार्केट में गए और मार्केट में हम ब्रेड खरीद के ला गए, ठीक। तो मार्केट में कहीं ना कहीं से वो सप्लाई आ रही होगी ब्रेड की, किसी न किसी फैक्ट्री से बन के वो सप्लाई आ रही होगी, तब हमारी डिमांड पूरी हुई, है ना। यदि मान लीजिए मार्केट में वो सप्लाई नहीं रहती, ठीक, तब तो वो डिमांड हमारी नहीं पूरी होती ना। अब ऐसे मान लीजिए कि एक और कोई है, एक और मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक, उसको भी ब्रेड खाना है ना। एक तीसरा इंसान ले लीजिए, उसको भी ब्रेड खाना है, चौथा इंसान ले लीजिए, उसको भी ब्रेड खाना है, ठीक। तो मान लीजिए मार्केट में अभी क्या थे, अभी हम अकेले थे, एक कोई सिंगल कंपनी थी और केवल एक ही ब्रेड सप्लाई कर रही थी, हमारा डिमांड एक ब्रेड का था, हम आके खा लिए, ठीक, ले लिए मार्केट से। अब क्या हुआ, मान लीजिए कि अब ये इंसान एक और आ गया, इसको भी ब्रेड खाना है, इसको भी खाना है, इसको भी खाना। अब कितने लोगों को खाना है, हमको भी खाना है, इसको भी, इसको, अब 4 लोगों को ब्रेड खाना है, ठीक। अब मान लीजिए पीछे से कोई कंपनी है, एक दिन में केवल एक ही ब्रेड सप्लाई कर रही है, तो क्या होगा, 4 डिमांड हो गई ना, सप्लाई एक ही होगी, तो मार्केट में क्या होगी, एक तरह से स्कैरसिटी हो जाएगी, ठीक ना। स्कैरसिटी मतलब एक तरह से कमी आ जाएगी मार्केट में, ठीक। तो देखिए हमेशा क्या होता है इकोनॉमिक्स में, हम इकोनॉमिक्स को डिमांड एंड सप्लाई के नज़रिए से देखते हैं। इकोनॉमिक्स में जब कोई भी चीज़ें देखनी होगी तो एक तरफ डिमांड होगी, एक तरफ सप्लाई होगी, ठीक। यदि क्या होगी, यदि डिमांड हमारे यहाँ सप्लाई से कम होगी, ठीक है ना, तब तो भैया वो वहाँ पे हमारे यहाँ सरप्लस, यानी कि हमारे यहाँ फैक्ट्री असीमित मात्रा में सामान बना रही है, ठीक है ना। उस इकोनॉमी में कोई तरह की किसी भी तरीके की मतलब अव्यवस्था नहीं होगी, ठीक।
अब यदि क्या होता है, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो गई। मान लीजिए कि हमारे यहाँ 4 लोग ब्रेड डिमांड कर रहे हैं, ये कंपनी वाला 4 ब्रेड हर रोज बना रहा है, तब तो भी हमारे यहाँ व्यवस्था ठीक है, ठीक है ना, तो भी हमारे यहाँ कोई इकोनॉमिक्स, हमारे मार्केट में दिक्कत नहीं होगी, मार्केट में कोई कमी नहीं होगी। ठीक, अब मान लीजिए डिमांड हमारे यहाँ सप्लाई से भी ज़्यादा हो गया, ठीक ना, मांग हमारे यहाँ, जो डिमांड का मतलब होता है मांग, मांग हमारे यहाँ यदि आपूर्ति से ज़्यादा हो गया तो क्या होगी, मार्केट में कमी फैल जाएगी उस चीज़ की, ठीक है ना, तो मार्केट में अव्यवस्था हो जाएगी। ठीक, तो देखिए ये आपको समझ में आ गया ना, डिमांड और सप्लाई क्या होता है। चलिए, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक्स में समझना होता है। तो आइए अगला हम स्लाइड देखते हैं। तो देखिए अब इसी के साथ हम एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिमांड और सप्लाई से। अभाव की समस्या कौन सी स्थिति में होती है, ठीक ना। तो अभाव की समस्या अभी आपने देखा, जब मांग ज्यादा हो जाए आपूर्ति से, ठीक ना, तो उसी को हम अभाव कहते हैं। मार्केट में अभाव कब हो जाता है, मार्केट में अभाव हो जाता है जब मान लीजिए कि ये कंपनी सप्लाई कम कर रही है और डिमांड उससे ज्यादा है सप्लाई से। डिमांड मान लीजिए 4 की है, ठीक है ना, और सप्लाई हो रही है 2 की। ठीक, तो डिमांड जब ज्यादा हो जाएगा तो मार्केट में कम हो जाएगा ना सामान, तो इसीलिए अभाव हो जाएगा, मार्केट में उस सामान का अभाव हो जाएगा। तो क्या होता है, कब होता है, जब मांग ज्यादा हो जाए आपूर्ति से, तो वही मार्केट में अभाव हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपके यहाँ पूछ दिया जाता है एग्जामिनेशंस में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हम आपको बताए हैं कि कोई भी चीज जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, पैसे से जो खरीद के लाते हैं, उसी के अध्ययन को इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है ना। हमारी डिमांड होगी, मार्केट में वो सामान आएगा, सप्लाई आएगा, हम कुछ पैसा देंगे और पैसे से हम खरीद के लाएंगे। हर तरफ जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, जो भी पैसे का लेन देन करके हम जो सामान लाते हैं, उसी को हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पैसा पैसा करती है। ठीक, ये आपका दे दनादन का एक सॉन्ग है जिसमें कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार डांस कर रहे हैं, इस पैसे पे क्योंकि तू मरती है, क्यों पैसा पैसा करती है। क्योंकि देखिए चाहे छोटा इंसान हो चाहे बड़ा इंसान हो, सभी इस इकोनॉमिक्स में, इस इकोनॉमी में जो अर्थव्यवस्था होती है हमारे देश की, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोई वही ब्रेड 1 रुपये का खाता है, कोई वही ब्रेड 400 का खाता है, ठीक है ना। देखिए ये अंबानी जी हैं, अंबानी जी जो टीना अंबानी है, टीना अंबानी कह रही हैं कि मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो, ठीक है ना, मुझे 5 से 6 करोड़ की शॉपिंग करनी है। देखिए पीछे इनका शक्ल कैसा बन गया है अंबानी साहब का, ठीक है ना। तो सभी अपने अपने स्तर के हिसाब से डिमांड करते हैं मार्केट में, और उन्हीं के हिसाब से, वो डिमांड के हिसाब से वो अपना सामान खरीदते हैं। यदि मार्केट में उस चीज़ की सप्लाई है तो सामान खरीदेंगे और पैसा दे के खरीदते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन सी गति आर्थिक गतिविधि नहीं है। किस गतिविधि को हम आर्थिक गतिविधि यानी इकोनॉमी के अंतर्गत नहीं लेंगे, ठीक है ना। एक शिक्षक अपने स्कूल में पढ़ा रहा है, ठीक है ना। एक शिक्षक अपने स्कूल में पढ़ाता है तो स्कूल वाले उसे तनख्वाह देते हैं, है ना। अब इस शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहा है, ठीक, सेवाएं दे रहा है तो पैसा पा रहा है, ठीक। तो वो उसका जो काम हो गया ना, वो एक आर्थिक गतिविधि कहलाएगी, ठीक ना। अब दूसरा क्या ऑप्शन, एक शिक्षक सर्व शिक्षा अभियान में पढ़ा रहा है, ठीक। देखिए सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की तरफ से चलता है। अब भारत सरकार किसी अभियान में पढ़ाएगा तो भारत सरकार उसे पैसे देगा, ठीक है ना। तो ये भी एक आर्थिक गतिविधि हो गई। एक शिक्षक कोचिंग में पढ़ा रहा है, तो शिक्षक कोचिंग में पढ़ाता है तो क्या होता है, कोचिंग वाला उसे पैसा देता है या बच्चे उसे पैसा देते हैं, तो ये भी एक आर्थिक गतिविधि हो गई। अब चौथा देखिए, एक शिक्षक अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक शिक्षक अपने घर में बेटी को पढ़ा रहा है, तो बेटी उसे पैसा तो नहीं देती है ना, यहाँ कोई पैसे का लेन देन नहीं है। तो ये वाली जो डी वाली जो गतिविधि है वो आपकी आर्थिक गतिविधि नहीं होगी, ठीक है ना। ऐसा ध्यान रखिए। इसी तरह का आसान क्वेश्चन वन डे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आइए देख लेते हैं अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया में क्या अंतर होता है। तो देखिए इकोनॉमी मतलब होता है अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी का मतलब होता है जनरली कि हम किसी एक जगह से लेते हैं, किसी एक स्थान को हम इकोनॉमी कहते हैं। जैसे मान लीजिए भारत देश हो गया ना, तो भारत देश में, भारत देश की 4 दीवारी के अंदर, भारत देश की बाउंड्री के अंदर जो लेन देन, जो इकोनॉमिक गतिविधियां होती हैं, पैसे का लेन देन या हम पैसा देकर जो सामान खरीदते हैं, जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उन्हीं को हम
उसी को हम इकोनॉमी कहेंगे, ठीक है ना। एक एक देश के अंदर जो होंगी, एक ज्योग्राफी के अंदर होगी। मतलब कि यदि हम बोलेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था का मतलब हो जाएगा कि हम किसी एक ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, किसी हम जगह की बात कर रहे हैं। यदि हम बोल देंगे अमेरिका की अर्थव्यवस्था, तो यानी कि हम एक अमेरिका के बाउंड्री के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे मान लेंगे हम बोल देंगे चाइनीज अर्थव्यवस्था, तो हम एक चाइना के देश के अंदर की बात कर रहे हैं, एक बाउंड्री की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है। और इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है कि इसी के अंदर जो भी इकोनॉमिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, उसी के अध्ययन को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसके अध्ययन को हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। और अर्थव्यवस्था का मतलब होता है किसी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ, मतलब किसी किसी एक भूमि के हिस्से से, मतलब कि किसी एक देश से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। हमेशा हम बोलते हैं भारत एक अर्थव्यवस्था है, अमेरिका एक अर्थव्यवस्था है, फ्रांस एक अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। किसी देश के बारे में यदि बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और उस देश में जो हम अध्ययन होता है उस अर्थव्यवस्था का, उसी को हम अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक। और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हो जाएगा, वो सारी क्रियाएं जिसमें हम पैसे का लेन देन करते हैं, उसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था में ही हम जो भी हमारी कोई भारतीय एक अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर ही हम जो पैसे का लेन देन करते हैं उसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। पैसे का लेन देन नहीं, हम पैसा दे के यदि कोई सामान खरीद रहे हैं ना, तो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। हम पैसा दे के यदि पैसा लेके यदि पढ़ा रहे हैं ना, तो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है ना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए किसी की हम फ्री में सेवा कर दिए, या हम कोई मंदिर में जाके किसी का दान दे वो कर रहे हैं, मतलब कि कहीं जाके हम गरीबों को खिला दिए, ठीक है ना। किसी हम अनाथ आश्रम में जाके ऐसे ही सेवा कर रहे हैं, फ्री में जाके पढ़ा रहे हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगी, है ना। चलिए, तो आइए देख लेते हैं। हाँ, अभी देखिए इकोनॉमी के बारे में जान लीजिए। इकोनॉमी का मतलब होता है कि हम किसी भारतीय इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, तो भारतीय इकोनॉमी का मतलब होता है कि हम इस भारत देश के बाउंड्री की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इस भारत देश के बाउंड्री की बात कर रहे हैं। तो अमेरिकन इकोनॉमी की बात करना है, तो ये देखिए हम इस अमेरिका के बाउंड्री की बात कर रहे हैं, इस अमेरिका के अंदर की बात कर रहे हैं। इस अमेरिका की चार दीवारी में जितनी भी इकोनॉमिक क्रियाएं होंगी, ठीक है ना, उसी को हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। और भारत के अंदर होगी तो भारतीय अर्थव्यवस्था बोलेंगे, चाइना के अंदर होगी तो चाइनीज अर्थव्यवस्था बोलेंगे, ठीक। समझ में आ गया ना। एक ज्योग्राफी से, एक जगह से जुड़ा हुआ होता है इकोनॉमी, ठीक। अब देखिए इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स मतलब कि उस अर्थव्यवस्था के अंदर, उस अर्थव्यवस्था के अंदर पैसे से जुड़ा हुआ जो भी लेन देन होता है उसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। पैसे से जुड़ा हुआ लेन देन के अध्ययन को, ठीक है ना, कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, हम कैसे सामान बेच के पैसा कमाएं, हमारी कितनी फसल अच्छी आ जाए तो हम मार्केट में बेच के पैसा कमाएं, उसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। देखिए ये फल वाले बैठे हैं, फल वाले कह रहे हैं आज फल बेच के पैसा कमाऊंगा, ठीक है ना। ये फल वाला जो अपना आम लेके बैठा है, ये सोच रहा है कि आज खूब फल बेचूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा। देखिए ठीक, ये देखिए किसान है, हमारे किसान कह रहे हैं कि भैया अच्छी फसल लग जाती तो हमें अच्छा मार्केट में मंडी में दाम मिल जाता, ठीक है ना। हे भगवान फसल अच्छी लग जाए तो हमें अच्छा दाम मिल जाए, ठीक। अब देखिए ये किसी कंपनी में है, कंप्यूटर कंपनी में है, आज कंप्यूटर बना के खूब पैसे कमाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए इन सभी चीज़ों से कि हाँ हम कैसा कंप्यूटर बना दें, कस्टमर को कितना सेटिस्फाई कर दें, ठीक, उससे जुड़ा हुआ जो भी अध्ययन होगा, पैसे से जुड़ा हुआ जो भी अध्ययन होगा, उसी को हम बोलेंगे अर्थशास्त्र, है ना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ किसान है, तो किसान क्या करेगा, किसान चाहेगा कि हम अच्छी से अच्छी फसल उगाएं, क्या कर दें, क्या उसमें वो डाल दें, खाद डाल दें कि हम अच्छा हमारा फसल आ जाए, तो उसी को हम बोलते हैं, उसी के अध्ययन को हम बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये पैसे से जुड़ा हुआ है, ये पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ है, ठीक। जितना अच्छा ये फसल उगाएगा उतना ही अच्छा ये पैसा पाएगा, तो इसी के अध्ययन को बोलते हैं अर्थशास्त्र बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, अभी देखिए जो भी किसी देश की इकोनॉमी में जो भी पैसे का लेन देन से क्रियाएं होती हैं, पैसे के लेन देन से क्रियाएं, वही हमने बोला कि अभी किसान क्या होगा, फसल बेचेगा, और कंप्यूटर वाला क्या होगा, कंप्यूटर बेचेगा, महिला फल वाला क्या होगा, फल बेचेगा। तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, वो आर्थिक क्रियाएं कर रहा है, ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं, ठीक। अनार्थिक क्रियाएं का मतलब जो सेवा भाव हो जाता है, मान लीजिए ये ऑर्फनेज में जाके सेवा कर रही हैं, तो इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं है, ये जाके मंदिर में पूजा कर रही हैं, तो यहाँ कोई पैसे का लेन देन नहीं है, तो इसी को अनार्थिक क्रियाएं बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक। तो आइए देख लेते हैं हम इकोनॉमी में सबसे पहले क्या आता है, 2 सेक्टर थ्योरी आती थी, उसके बाद 3 सेक्टर थ्योरी आई,
टू 3 सेक्टर थ्योरी आई, उसके बाद से 4 सेक्टर थ्योरी आई। ये 4 है, यहाँ पे 4 है देखिए। 2 सेक्टर थ्योरी में क्या था कि हम हमेशा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थव्यवस्था को पढ़ते थे, ठीक है ना। हम जो 2 सेक्टर थ्योरी थी, 2 सेक्टर थ्योरी में ये मानते थे कि केवल हमारे यहाँ एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर मतलब जो उपभोग है, उपभोक्ता है, केवल एक आदमी उपभोग करता है और दूसरा उसको बनाता है, ठीक है ना। हम इन्हीं दोनों के नज़रिए से, इन्हीं दोनों को पॉइंट ऑफ बीच में रख के हम इस इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते थे, ठीक है ना। हम मानते थे कि हाँ एक कंपनी में सामान बन रहा है और ये खा रहे हैं, इन्हीं के हम लेन देन को हम बस बोलते थे कि भैया ये इकोनॉमिक्स है, ठीक। अब जो 3 सेक्टर थ्योरी आई, 3 सेक्टर में बोला कि भैया केवल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को ही ध्यान में रख के आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट को भी रखना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी बीच में रखना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होती है कि गवर्नमेंट भी, आप देखे होंगे कि कई देश ऐसे हैं जहां गवर्नमेंट भी ये जो मान लीजिए ये कोई कंज्यूमर है, ये प्रोड्यूसर है, ये गवर्नमेंट है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कंज्यूमर है सी, ये प्रोड्यूसर है। तो मान लीजिए कंज्यूमर प्रोड्यूसर आपस में लेन देन सामान का कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि सामान का लेन देन बंद हो जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए कहीं अकाल पड़ गया, ठीक है ना, कहीं कहीं बहुत बीमारी फैल गई, ठीक, तो कंपनियों में मजदूर नहीं मिलेंगे काम करने के लिए। अभी देखिए कोविड का ही आप एग्जांपल ले लीजिए, कोरोना में जो दिल्ली या मुंबई की फैक्ट्रियां, उन फैक्ट्रियों में मजदूर नहीं है काम करने के लिए, ठीक। तो अब क्या है कि इस केस में फैक्ट्रियों में सामान पैदा नहीं होगा, तो अब क्या होगा, गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट को बीच में आके इस फैक्ट्रियों को पैसा देना पड़ेगा, मदद देनी पड़ेगी, है ना। बाहर से यदि ये चाहे तो मजदूर भी बुला के इनको दे सकते हैं, ठीक। तो ऐसा कहा गया 3 सेक्टर थ्योरी, जब 2 सेक्टर थ्योरी फेल हो गई तो 3 सेक्टर थ्योरी आई। 3 सेक्टर थ्योरी में ये कहा गया कि भैया गवर्नमेंट को भी लेके अध्ययन करना पड़ता है, ठीक, तो उसी को 3 सेक्टर बोलते हैं। एक 4 सेक्टर थ्योरी आ गई। 4 सेक्टर थ्योरी में क्या होता है कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी लेते हैं। किसी लोगों ने कहा कि भैया जो हमारा देश है, तो उस देश में केवल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर नहीं होते हैं, गवर्नमेंट भी होती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। यदि हमारे यहाँ सामान, मान लीजिए हमारे यहाँ सामान अंदर की फैक्ट्री नहीं बना पा रही है, ठीक है ना, गवर्नमेंट के पास भी कोई साधन नहीं है, कहाँ से लाएगा, तो गवर्नमेंट क्या होती है, उस सामान को बाहर से खरीदती है। यही है। अभी देख लीजिए कोविड का एग्जाम्पल बहुत अच्छा ले लीजिए। अब मान लीजिए हमारे यहाँ जो कंपनियां हैं, कंपनियां हमारे देश के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं बना पा रही है, तो भारत देश क्या कर रहा है, बाहर से भी वैक्सीन खरीद रहा है ना। तो इसीलिए 4 सेक्टर थ्योरी में क्या होता है, 4 सेक्टर थ्योरी में हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी लेते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो जब ये थ्योरी फेल हुई तो ये आई 3 सेक्टर, ठीक। जब 3 सेक्टर फेल हुई तो 4 सेक्टर थ्योरी आ गई, ठीक। तो देखिए अब क्या है कि अगली स्लाइड को हम कल पढ़ेंगे। आज की जो जितनी स्लाइड थी महत्वपूर्ण थी, और इसी पे हम आज के जो लेक्चर होता है, आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। और जो भी यदि कोई डाउट होगा तो डाउट आप